हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट। आज एक न्यू वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर आए हैं। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम जो फर्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्लास ऑल सब्जेक्ट या पढ़ाई जाएगी। इसमें जितने भी जीएस के टॉपिक्स रहेंगे और ये सभी जो है इम्पोर्टेंट एग्ज़ामों के लिए है, जैसे कि पीएससी वगैरह, एमपीपीएससी, एसएससी वगैरह या व्यापम वगैरह सभी एग्ज़ामों के लिए, अदर स्टेट एग्ज़ामों के लिए, सभी के लिए है। तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही लेकर आए हैं। ज्योग्राफी का ये फर्स्ट भाग है। इस फर्स्ट जो चैप्टर में है हम ज्योग्राफी को समझेंगे, ज्योग्राफी क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रहों के बाद है हम जो है अगला ग्रहों के बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है और इनका क्या महत्व है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो हम देखते हैं भूगोल क्या है। तो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द क्या है। तो ज्योग्राफी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और एक का अर्थ है ग्राफी। जो जियो का अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो अर्थात इसका जो ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? ज्योग्राफी में। उसे ही क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। या हम कह सकते हैं भूगोल है वो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का जो है क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इसकी ये भी परिभाषा आ जाती है। तो स्थल मंडल हम किसका अध्ययन करते हैं? जो स्थल पर आकृतियाँ पाई जाती हैं उनमें हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या करते हैं? हाइड्रोस्फीयर में जो है जल से संबंधित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। जैसे जल में किस प्रकार से कौन सी ठंडी जल धारा बहती या गर्म जल धारा बहती है, और जो जल में है कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। एटमॉस्फेयर के हम जो है वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। एटमॉस्फेयर में किसका कौन सी परत पाई जाती है, इसका क्या क्या महत्व है, वर्षा किस प्रकार से होती है, चक्रवात वगैरह, हवाएं, इसके बारे में हम जो है एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। इसके बाद जैव मंडल। तो जैव मंडल, बायोस्फीयर, जो जीवों का इससे इन तीनों से क्या संबंध है, इसके बारे में हम जो है भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भूगोल है। भूगोल की कई शाखाएं हैं, लेकिन भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख दो शाखाओं में बांटा गया है। एक है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जो पिता होते हैं उन्हें बोलते हैं हेकेटियस, और जो मानव भूगोल के पिता होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रेडरिक रटजेल। तो ऐसे भी मानव भूगोल है, मानव है, एक दूसरे से क्या संबंध रखा? फ्रेंड की तरह। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, फ्रेडरिक रटजेल। इसके बाद हम देखते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की जो सब्जेक्ट आते हैं वो आता है भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान और परिस्थितिकी। जो भूआकृति विज्ञान है इसे बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें जो है हम जियो यानी कि जो भू है, पृथ्वी पर जितनी प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, तालाब, झीलें, इस प्रकार का अध्ययन किस में करते हैं हम? भूआकृति विज्ञान में। इसके समुद्र में, समुद्र से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन समुद्र में, या जितनी भी घटनाएं होती हैं, चक्रवात, तूफान वगैरह, जिस प्रकार से जो भी घटनाएं होती हैं हम किस में अध्ययन करते हैं? उसमें समुद्र विज्ञान में। जलवायु विज्ञान में जलवायु संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार मृदा में कौन कौन सी जो घटनाएं होती हैं और परिस्थितिकी में, इस प्रकार से हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद मानव भूगोल में आता है आर्थिक भूगोल। जो आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं उसका अध्ययन करते हैं हम आर्थिक भूगोल। इसके बाद कृषि भूगोल है, कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, निराकरण किस प्रकार से हैं, इसमें हम जो है कृषि भूगोल में करते हैं। इसके बाद जनसंख्या। तो जनसंख्या से संबंध जो भी है इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद संसाधन और बस्ती भूगोल में, इस प्रकार से हम इन्हें मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से भूगोल है बड़ी शाखाओं में। इसके बाद इनके कुछ भाग हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके बाद है जो ज्योग्राफी शब्द है। जो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था एरिस्टोस्थनीज ने। इसके बाद अगर भूगोल के पिता कहते हैं तो भूगोल के पिता कहते हैं हेकेटियस। हेकेटियस को है भूगोल का पिता कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगर प्राचीन भूगोल का बात करें तो प्राचीन भूगोल के पिता भी किसे कहते हैं? जो है हेकेटियस को कहते हैं। लेकिन वर्तमान में या आधुनिक भूगोल के पिता कहते हैं तो वो कहते हैं वॉन हम्बोल्ट को। वॉन हम्बोल्ट को है आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। इसके बाद भारत भूगोल। अगर भारत
हम भारत में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भारत भूगोल के जनक कौन है। भारत भूगोल के जनक है वो है जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को है भारत भूगोल का जनक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब हम मेन अपने टॉपिक पर आते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड क्या है, इसका जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या कहते हैं, जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं या ब्रह्मांड से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उस किसके अंतर्गत करते हैं, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मांड है, इतना सारा ब्रह्मांड है, आपने देखा होगा ब्रह्मांड में कई प्रकार की गैलेक्सियाँ पाई जाते हैं, तारे पाए जाते हैं। तो इनका एक्चुअली में निर्माण किससे हुआ है, तो इनका एक्चुअली में जो निर्माण हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण कई पहले जब हम कह सकते हैं विज्ञान का निर्माण नहीं हुआ था तब बहुत सारे जो है धर्म ने कई उदाहरण दिए थे कि किसी के पैर से, तो किसी के अवतार से, या किसी ने जो है इसका निर्माण किया है। तो लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया है उस मानते हैं बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत को मानते हैं। ये 1927 में दिया था लॉर्ड लेमेत्रे ने, या इसे लेमेस्टर भी कहते हैं, लेमेत्रे भी इस प्रकार से कभी कभी लिखा जाता है कई किताबों। तो इसका क्या है हम इसे समझते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है, या जॉर्ज लेमेत्रे साहब के अनुसार ये कहते हैं कि जो एक छोटा सा कण है इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनली सिंगुलरिटी, यानी एक एक कण। एक एक कण में क्या हुआ है, ये बहुत एकदम इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, एक सघन था, और इस छोटे से कण में, एक बिंदु से कण में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट लगभग हुआ था वो था 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। और 13.7 अरब वर्ष पहले जो इसमें विस्फोट हुआ, तो वह विस्फोट होने में जो समय लगा था वो 1.43 सेकंड में, 1.43 सेकंड में जो है पूरे ब्रह्मांड का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ होती हैं ब्रह्मांड में, बात करें तो मोटा मोटा, एक होता है डार्क मैटर, एक होता है वाइट मैटर। डार्क मैटर क्या होता है, जो हम गैलेक्सियों में देखते हैं जो हमें काला काला दिखाई देता है, वो 94% हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं डार्क मैटर। इसके बाद जो वाइट मैटर 4% बचता है उसे बोलते हैं हम वाइट मैटर। वाइट मैटर में क्या पाई जाती हैं, गैलेक्सियाँ हैं, वो वाइट मैटर के अंतर्गत आती हैं। यानी कि गैलेक्सी भी कितना छोटा सा पार्ट है किसका, ब्रह्मांड का। गैलेक्सी कैसा है, छोटा सा पार्ट है ब्रह्मांड का, लेकिन सबसे अधिक पार्ट कौन सा माना जाता है, डार्क मैटर। जो आपको अंधेरा सा दिखता है ना, वो कहलाता है डार्क मैटर। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड का किसके ग्रेविटेशनली सिंगुलर या बिग बैंग थ्योरी एक महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि एक महाविस्फोट हुआ और इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सारी क्या निकली, ऊर्जा। और वो जितनी भी ऊर्जा निकली उस समय की आज भी वही ऊर्जा विद्यमान है। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ना कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि उस समय की ऊर्जा आज ही विद्यमान है, ना आज तक इस ऊर्जा को नष्ट कर सकता है, रूप से दूसरे रूप में ये चेंज होती रहती है। यानी कि अगर एक्चुअली में हम बात करें तो हमारे जो है ब्रह्मांड में यहाँ हम कह सकते हैं ऊर्जा की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या संसाधनों की कमी के कारण है हम ऊर्जा संकट आता है। तो ऊर्जा का संकट है इसी के कारण आता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन उस समय क्या हुआ था, बहुत सारी ऊर्जा निकली थी, और आज भी जो वो ऊर्जा ब्रह्मांड में क्या है, उपलब्ध है। अब देखते हैं एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें जो सबसे पहले क्या बनी थी, ठोस द्रव गैस। और इसी समय जो है समय की गणना, यानी कि समय का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। और इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं इसमें जो है हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस, इस प्रकार से इन गैसों का निर्माण हुआ। ठोस द्रव गैस सभी का निर्माण हुआ उसी समय से माना जाता है। और इस जगह जब जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो इसका जो तापमान है बहुत कम था, बहुत अधिक था। जैसे जैसे इसका तापमान कम होता गया तो जो है तारों के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, गैलेक्सियाँ के बाद तारों के बाद जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे जब तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है तो हम इस घटना को भी समझेंगे कि तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम समझ रहे हैं पहले एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इसके बाद जो ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है तो ब्रह्मांड के निर्माण
का एक जो प्रमुख सिद्धांत एक दिया था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है। ये 1929 में बताया था। इस ब्रह्मांड को फैलने का कारण उन्हें रेड शिफ्ट की घटना को बताया। इसे बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, अगर हमारे पास कोई चीज़ आती है, जैसे कि हमारे पास कोई अगर चीज़ नज़दीक आती है तो वो हमें नीले रंग की दिखाई देने लगती है। अगर कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो वो जो है लाल रंग की दिखाई देने लगती है। तो हम देखते हैं, जब ब्रह्मांड में देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इस कारण जो है एडविन हब्बल ने बताया कि हमसे जो है गैलेक्सियाँ हैं, या हम कह सकते हैं ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है। तो किससे समझ सकते हैं, रेड शिफ्ट की घटना से। इसे ये डॉपलर प्रभाव भी कहते हैं। इसे हम जो है आवाज़ में भी जो है उपयोग करते हैं, यानी कि हमारे पास अगर कोई ट्रेन आती है और पास आती है तो उसकी आवाज़ तेज़ होती जाती है। इसे क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। कम होती जाती है तो डॉपलर प्रभाव घटता है, तो इसे रेड शिफ्ट भी घटना कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक प्रमुख चीज़ याद रखते हैं, जैसे कि 13.7 अरब वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद जो पृथ्वी की उत्पत्ति होने में समय लगा था वो 4.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का वर्णन हुआ है। यानी कि समय बहुत, ब्रह्मांड के बहुत समय बाद पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। क्योंकि इस समय तापमान बहुत था, जैसे जैसे तापमान कम होता गया इस प्रकार से जो है ग्रहों का निर्माण होता गया। इसके बाद है जीवन की उत्पत्ति। अगर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानते हैं तो जीवन की उत्पत्ति है वो 3.5 लाख वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद जो मानव, अगर जीवन की उत्पत्ति के बाद जब मानव का नंबर आया तो 30,000 से 40,000 वर्ष पहले है मानव की उत्पत्ति हुई थी। और मानव की उत्पत्ति हुई, लेकिन मानव जो एक्चुअली में मानव बनाया, जिसे हम आधुनिक मानव बोलते हैं, ऐसे हम होमोसेपियंस मानव बोलते हैं। इस होमोसेपियंस माने में आधुनिक मानव बनने में भी बहुत टाइम लगा था। जैसे कि पहले रामापिथेकस युग से गुजरा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियांडरथैल। इसके बाद होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का निर्माण हुआ, यह आधुनिक मानव बना। तो इस प्रकार से बहुत लंबा समय लगा। हम अगर इसकी तुलना करते हैं तो मानव का जन्म है, अगर ब्रह्मांड से अगर मानव के जीवन की तुलना करें तो लगभग 2-3 मिनट के लिए किसका निर्माण हुआ है, पूरे जो है मानव समाज का निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हम 2-3 मिनट के लिए इस ब्रह्मांड में आए हैं और हम कितनी जो है इससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, या मानव कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ये विज्ञान के कारण ही संभव है। तो आप जो है विज्ञान को विज्ञान की तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ, जीवन का निर्माण हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है वो है जल से मानी जाती है। जल से जीवन का उत्पत्ति हुई, परमाणु बने, अणु बने, अणुओं से इस प्रकार से क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम से जो है जीव बने। तो कई प्रकार के पहले रेप्टाइल्स वगैरह बनते हैं, मछलियाँ बनती हैं, रेप्टाइल्स बनते हैं। इसके बाद जो है जल थल में रहने वाले जंतु बनते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे बंदर की तरह इस प्रकार से आगे जीवन बढ़ता जाता है। तब जो है मानव का नंबर आता है, और मानव के भी बहुत समय लगता है, तब जो है आधुनिक मानव का निर्माण होता है। तो इसकी भी कई घटनाएं हैं, ठीक है। तो आप एक वीडियो अगर इसे अच्छे से और समझना है, कॉस्मोस ब्रह्मांड का निर्माण है, एक वीडियो भी है यूट्यूब पर कि ब्रह्मांड का निर्माण या कैसे हुआ, इसे आप देख सकते हैं। तो आपको और उसमें थोड़ा सा और समझाया है कि किस प्रकार से है। जैसे कि हम देखते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी का वर्णन देखते हैं तो पृथ्वी के अंतर्गत भी धातुओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जैसे कि हम देखते हैं भारी धातु है, जैसे कि पहले पृथ्वी थी बहुत आग का गोला थी, आग का गोला थी जिसमें जो है भारी धातु थी वो धीरे धीरे क्या नीचे बैठ गई। जैसे हम सीमा, सियाल और फेरस, निकिल निफे बोलते हैं इसे, निकिल और फेरस जैसे कि भारी धातु हैं तो वो नीचे बैठ गई। तो पृथ्वी के क्रोड़ में है भारी धातु पाई जाती है, किसके कारण, यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो भारी जो धातु हैं या भारी वस्तुएं वो नीचे बैठ गई, और जो कम जो या हल्की वस्तुएं थी वो ऊपर रह गई। तो इस प्रकार से भी जो है धातुओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और धातुएं इसी अवस्था में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कई घटनाएं हुई। इसी प्रकार से जो है कई प्रकार से गैसें बनी। तो इसमें जो है ब्रह्मांड में
यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तभी से ये घटनाएं शुरू होती हैं। यानी जैसे जैसे जो है पानी की बरसात हुई, पानी जैसे कि वाष्प उत्सर्जन हुआ तो उससे पानी का निर्माण हुआ, पानी से अगर पानी तेज बरसता तो समुद्रों का निर्माण हुआ, समुद्रों के निर्माण के बाद है जीवन की उत्पत्ति हुई, इसके बाद पेड़ पौधे, जीवन की उत्पत्ति के बाद बहुत समय लगा था मानव को बनने में, बहुत समय। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आकाशगंगा या मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा को कहते हैं, यानी कि एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियाँ पाई जाती हैं। गैलेक्सी इस टाइप्स होती है, सर्पिलाकार होती है, तो इसमें गैलेक्सी भी कई रूप में पाई जाती है, लेकिन हमारी गैलेक्सी वो सर्पिलाकार है, इस प्रकार से है। और ये ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी पाई जाती है? लगभग 100 अरब गैलेक्सियाँ पाई जाती हैं। इन 100 अरब गैलेक्सियों में क्या पाया जाता है? 100 अरब तारे पाए जाते हैं। और इन 100 अरब तारों में से हमारा एक क्या है? सूर्य एक तारा है। और इस तारे में जो है क्या पाए जाते हैं? ग्रह पाए जाते हैं, जैसे कि 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने? 8 ग्रह। तो 8 ग्रह में से हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो आप देख सकते हैं हम जो है ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, लिख रहा है 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब स्टार पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी जो गैलेक्सी है या सबसे बड़ी आकाशगंगा है वो है लाइमन अल्फा लॉब्स। क्या है? लाइमन अल्फा लॉब्स। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सी है? लाइमन अल्फा लॉब्स। ये लाइमन अल्फा लॉब्स है ब्रह्मांड की, कह सकते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है, या हमारे नज़दीक कह सकते हैं, या ब्रह्मांड की ये सबसे बड़ी क्या है? लाइमन अल्फा लॉब्स को है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी कहते हैं। हम देखते हैं आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग। अगर हमारे आकाशगंगा की बात करें, हमारे आकाशगंगा होती है मिल्की वे। इस आकाशगंगा का अगर सबसे चमकीला भाग की बात करें, क्या भाग, ना कि तारे की, यानी कि बहुत सारा ए वाला भाग कह सकते हैं, ये सबसे चमकीला भाग कौन सा कहलाता है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला को है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कहते हैं। अगर हम चमकीले तारे की बात करें, यानी स्टार की बात करें, तो सबसे चमकीला तारा है वो है साइरस या डॉग स्टार। डॉग स्टार को है सबसे चमकीला तारा कहते हैं हमारी आकाशगंगा का। इसके बाद हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी, यानी हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, यानी हमारी गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी के सबसे जो नज़दीक गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब अगर बात करें हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा, यानी गैलेक्सी कौन सी? हमारी गैलेक्सी के एंड्रोमेडा। अगर सूर्य के सबसे नज़दीक तारे की बात करें तो हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। इसके बाद हम देखते हैं जब गैलेक्सियों का निर्माण हो गया, तारों का निर्माण हो गया, गैलेक्सी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। गैलेक्सी क्या होती है? सर्पिलाकार होती हैं। तारों का बहुत सारा समूह होता है जिसमें लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। और 100 अरब तारों में हमारी क्या पाया जाता है? एक हमारा भी तारा पाया जाता है और इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल में कई प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं, ग्रहों में उपग्रह भी पाए जाते हैं। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, तारे क्या हैं, या ग्रह, तो ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। एक वैज्ञानिक थे क्लोडस टोल्मी। क्लोडस टोल्मी ने 1840 एडी में बताया, जियोसेंट्रिक संरचना दी थी। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, सही से वैज्ञानिक का निर्माण नहीं हो पाया था या दूरबीन वगैरह का निर्माण नहीं हो पाया था, तो क्लोडस टोल्मी ने बताया था कि जो पृथ्वी हमारी क्या है? केंद्र में है, और जो तारों समेत और ग्रह समेत क्या कर रहे हैं? इसका चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि पृथ्वी क्या है? केंद्र में है और सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। किसने बनाया था? सबसे पहले क्लोडस टोल्मी ने बताया था। और कब की बात है? 140 एडी की। इसके बाद बहुत समय बाद, लगभग 400 वर्षों तक यही बात चलती रही कि पृथ्वी केंद्र में और सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते रहे। लेकिन एक 1543 एडी में एक वैज्ञानिक आए, क्लोडस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही सबसे पहले संरचना दी थी हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक संरचना ये कहती है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है?
सूर्य क्या है, केंद्र में है, सूर्य क्या है, केंद्र में है और सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इस प्रकार से इसका क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। एक किसने बताया था, एक निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। इसे बोलते हैं कि हेलियोसेंट्रिक संरचना, यानी कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इसका क्या कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद जो है 1609 एडी में है, गैलीलियो साहब ने सबसे पहले जो है ब्रह्मांड की क्या की थी, टेलीस्कोप की सहायता से, किसकी सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से किसका किया, अध्ययन किया था। और उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी के अलावा भी क्या पाए जाते हैं, और ग्रह पाए जाते हैं। उन्होंने बताया था कि जो सूर्य है, सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह है तो वो पाया जाता है बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इन्होंने दूरबीन की सहायता से इन ग्रहों की खोज की या इन ग्रहों के बारे में बताया था। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने जो है हमारा सौरमंडल क्या है, एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है। हमारा सौरमंडल है एक गैलेक्सी का क्या है, छोटा सा अंश है। किसने बताया था, विलियम हर्शेल ने। और हमें भी पता है कि लगभग एक गैलेक्सी कितने 100 अरब तारे पाए जाते हैं और 100 अरब तारों में हमारा एक सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। तो एक क्या है, एक बिंदु या एक छोटे से अंश के रूप में है। इसकी जो विलियम हर्शेल ने है डिस्कवर किया था यूरेनस, यानी यूरेनस जो हमारा ग्रह है इसकी खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। वो थी 1805 में की थी। इसके बाद अगला जो वैज्ञानिक आए जॉन गैले ने है जो है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की खोज की थी और एक की थी 1840 में। तो इस प्रकार से सभी ग्रह जो हो जाती है जो कि